एक छोटे से गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था मोतीलाल। उसकी उम्र 42 वर्ष थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए कुछ साल हो चुके थे। मोतीलाल का एक ही बेटा था, पवन। पवन अभी 12 साल का ही था। मोतीलाल का पवन के सिवा और कोई नहीं था। पवन ही मोतीलाल का सब कुछ था। एक दिन सुबह मोतीलाल खांसता हुआ उठा। पवन ने तुरंत अपने पिता से कहा, पिताजी, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हैं। चलिए ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। मोतीलाल ने कहा, नहीं बेटा, तू अभी छोटा है। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी हैं, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह। पवन बोला, पिताजी, मैं छोटा तो हूँ, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूँगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। पिताजी, आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूँगा। मोतीलाल ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू। चल फिर, आज मेरे साथ चल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। पवन ने कहा, ठीक है पिताजी, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे धीरे चलना। फिर इसी तरह से दिन बीतते गए और 5 साल गुजर गए। पवन अब 17 साल का हो गया। उसके कंधे मजबूत, आंखों में चमक। दोनों बाप बेटा जंगल गए लकड़ियां लाने। मोतीलाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी पवन ने पूछा, पिताजी, माँ कैसी थी? मोतीलाल ने कहा, बहुत शांत थी। तू बिल्कुल अपनी माँ पर ही गया है। तेरी माँ अगर होती तो आज बहुत खुश होती। पवन ने और उत्सुकता से कहा, क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती रही पिताजी? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उसका लाडला बेटा था। तेरे रोने पर वह तुरंत भाग कर आ जाती थी। पवन की अपनी माँ के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता और बढ़ने लगी। उसने फिर पूछा, उसकी हंसी कैसी थी पिताजी? मोतीलाल ने कहा, ऐसी कि सुनते ही दिन की थकान दूर हो जाए। पूरे घर में रोशनी भर जाती थी बेटा उसकी हंसी से। फिर एक दिन सुबह मोतीलाल की तबीयत खराब थी। उसने पवन से कहा, आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा है बेटा। तो तू लकड़ियां थोड़ा ही लाना और संभल कर जाना बेटा, जल्दी लौट आना। पवन ने कहा, आप आराम करो पिताजी, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। आज पवन अकेले ही गया जंगल लकड़ियां लेने। पवन जंगल में लकड़ियां काटता है, तभी उसे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। पवन छुपकर देखता है, उस राज्य का राजा सोमदत्त आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी सौंदर्या भी थी। वो 14 साल की थी। राजकुमारी सौंदर्या फूल तोड़ रही थी और अपने पिता से बोली, पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। राजा सोमदत्त ने कहा, हाँ बेटा, यह हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध हो रहती है। पवन पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक गया होगा। वह सोचने लगा, ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। तभी राजकुमारी ने अचानक पवन की तरफ देखा। पवन डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा सोमदत्त अपने सिपाहियों के साथ थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। तभी पवन पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी सौंदर्या थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन हो और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए?
तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। पवन बोला, आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम पवन है। मैं लकड़हारे का बेटा हूँ। यहीं आसपास रहता हूँ और बस आपकी आवाज़ सुनी तो पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। राजकुमारी सौंदर्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं खोई नहीं हूँ। मेरे पिताजी थोड़ा आगे गए हैं। मुझे यहाँ अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ। लेकिन पवन, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पवन ने कहा, मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से दिखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी सौंदर्या बोली, सच में? लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। पवन ने पूछा, अलग मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाएं। राजकुमारी सौंदर्या बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा। किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। पवन खुश हुआ और बोला, ओह, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मिलूं आपको ऐसे ही अच्छा लगे। राजकुमारी सौंदर्या ने कहा, तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। पवन का चेहरा खिल उठा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं हर बार खुशी से मिलूंगा, बस आप इशारा कर देना। राजकुमारी सौंदर्या बोली, जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बातें करें। अच्छा, तो फिर आज से तुम मेरी दोस्त। पवन ने कहा, मुझे मंजूर है। दोस्त होना मेरे लिए सम्मान है। राजकुमारी सौंदर्या ने कहा, और मेरे लिए भी। उसके बाद राजकुमारी सौंदर्या वहां से अपने पिता के पास चली जाती है और पवन लकड़ियां लेकर घर चला जाता है। अगले दिन पवन बैठे बैठे सोच रहा था, मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। फिर वो खुद से कहता है, एक काम करता हूँ, जंगल में इंतजार करता हूँ, क्या पता राजकुमारी जी वहां आए। इतना सोचकर पवन जंगल चला जाता है और वहां इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहां आ गई। पवन का चेहरा खिल उठा। उसने राजकुमारी सौंदर्या से कहा, क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहां मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? सौंदर्या ने कहा, हाँ, आ सकते हो, अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। पवन बोला, लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगी। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। सौंदर्या बोली, देखो, अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पवन ने कहा, पर अगर राजा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। सौंदर्या बोली, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। पवन ने कहा, अच्छा, तो फिर मैं आऊँगा दोपहर में, पर अगर मैं डर गया तो? सौंदर्या बोली, तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी, और अगर और डर लगी तो बस याद करना कि मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। पवन बोला, बस आपकी यही बात तो मुझे हिम्मत दे देती है। राजकुमारी सौंदर्या बोली, तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतज़ार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगरनी रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से यह सब देख रही थी। ओह, राजकुमारी और लकड़हारे का लड़का, पवित्र प्रेम पनप रहा है। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए, और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा।
अगले दिन पवन पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी सौंदर्या उसके इंतजार में थी। सौंदर्या ने पवन को देखा तो बोली, तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। पवन ने कहा, थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। सौंदर्या ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। पवन बोला, लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए? सौंदर्या बोली, हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। पवन ने कहा, बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। सौंदर्या ने कहा, पवन, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। पवन ने कहा, ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। फिर दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। पवन ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। पवन को थोड़ा डर भी था। उसने कहा, अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर ना निकलवा दें। सौंदर्या ने कहा, मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखें तो अच्छा है, वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। उसके बाद पवन अपने घर चला जाता है। फिर एक दिन राजकुमारी सौंदर्या जंगल में पवन का इंतजार करती है। तभी उसे एक वृद्ध साधु सामने से आते दिखाई दिए। सौंदर्या उनके चरण छूती है। साधु ने सौंदर्या को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारे भाग्य में दो रास्ते हैं और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सौंदर्या बोली, कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। साधु बाबा बोले, पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। राजकुमारी सौंदर्या बोली, मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? क्या यह चुनाव मुझे अभी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ जाएगा? साधु ने कहा, जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू समझ जाएगी कि कौन सा रास्ता चुनना है तुझे। साधु की बात सुनकर सौंदर्या चुप हो गई। धीरे धीरे सालों बीत गए। राजकुमारी सौंदर्या अब 18 साल की हो गई थी, पवन 21 साल का। इसी तरह से दोनों रोज जंगल में मिलते रहे। फिर एक दिन दोनों बैठकर जंगल में बातें कर रहे थे। सौंदर्या ने कहा, पवन, तुम बदल गए हो, अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। पवन ने कहा, तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है, राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। सौंदर्या बोली, मैं संभाल लूंगी, तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीज़ों की चिंता मत करो, जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगी। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर एक रात वो जादूगरनी ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगी, लकड़हारे कि बेटी, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रही थी, और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन जब पवन जंगल में आया, जादूगरनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, कहाँ जा रहे हो प्यारे? पवन उसे देखकर बोला, तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो?
जादूगरनी बोली, तेरी किस्मत, और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है। फिर उसने मंत्र पढ़ा। हवा तेज चली, पत्ते उड़ने लगे। पवन जोर से चिल्लाया, राजकुमारी सौंदर्या, बचाओ, बचाओ मुझे। और वो बेहोश हो गया। जादूगरनी उसे अपनी गुफा में ले गई। इधर जब राजकुमारी सौंदर्या जंगल पहुंची, पर पवन कहीं नहीं मिला। वो घबरा गई और दौड़ती हुई साधु बाबा के पास गई और बोली, बाबा, पवन गायब है। मुझे बताइए वो कहाँ है। मैं हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। साधु बाबा ने आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद बोली, जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नज़र बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरी। वो उसी आत्मा को पकड़ती है जिसमें असाधारण शक्ति छिपी होती है, और पवन उसकी नज़र में आ चुका है। सौंदर्या ने कहा, मैं उसे बचाऊंगी बाबा, पर कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। कृपया आप कोई मार्ग बताइए। मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। साधु ने कहा, बेटी, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सरल है, तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा, और वही तुम्हें पवन तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। सौंदर्या ने कहा, मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। इधर गुफा में पवन को होश आया तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। पवन ने जादूगरनी से कहा, मुझे छोड़ दो, ये जंजीरें क्यों बांधी है? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। जादूगरनी बोली, तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वनवंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए पवन। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। पवन ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। तुम चाहे कितना भी कहो, मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आज़ादी चाहिए, बस इतना ही। दूसरी ओर राजकुमारी सौंदर्या अकेले जंगल में निकलती है। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो आगे बढ़ती रही और बोलती रही, पवन, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। तभी राजकुमारी के सामने साधु प्रकट हुए और बोले, बेटी, तुझे दो आखिरी परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा है, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। राजकुमारी सौंदर्या ने कहा, मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा, जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। सौंदर्या उसमें झांकती है। उसे दिखाई दिया पवन मर रहा है, राजा उसे रोक रहा है। ये देख सौंदर्या रो पड़ी, फिर बोली, ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान। काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। सौंदर्या ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी बैठी हुई थी। पवन जंजीरों में था। राजकुमारी सौंदर्या अपने पवन को ऐसे देखकर रोने लगी और जादूगरनी से विनती करने लगी, मेरे पवन को छोड़ दो जादूगरनी, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ, बस उसे आज़ाद कर दो, उसके साथ और जुल्म मत करो। जादूगरनी बोली, राजकुमारी, तू यहाँ तक पहुँच गई, खून बहाया, दर्द सहा, पर बता तो सही,
आखिर क्या दे सकती है तू? मुझे ऐसा क्या दे सकती है? सौंदर्या बोली, मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। सच कहती हूँ, अगर मेरी सांसें रुकती है तो पवन की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी। जादूगरनी बोली, अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। देखूंगी कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। पवन ने कहा, नहीं सौंदर्या, तुम यहां से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से मुसीबत में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ। सौंदर्या ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी पवन, तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, चाहे जादूगरनी कुछ भी कर ले। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी कि तभी तेज प्रकाश फैला। साधु बाबा अंदर आए और क्रोधित होते हुए बोली, दुष्ट जादूगरनी, आज तेरा अंत निश्चित है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरी हर छल कपट का हिसाब यहीं और इसी पल होगा। तो जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरी दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जादूगरनी साधु की ओर देख रही थी, तभी सौंदर्या ने चुपके से जादूगरनी की छड़ी पकड़ ली। जादूगरनी चिल्लाई, मूर्ख लड़की, हाथ मत लगाना। और साधु, तू तू भी सुन ले, मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 500 साल की तपस्या का बल हो। लेकिन देर हो चुकी थी। सौंदर्या ने छड़ी जादूगरनी की ओर कर दिया और छड़ी का मंत्र उल्टा पड़ गया और जादूगरनी वहीं पत्थर बन गई। पवन आजाद हो गया। सौंदर्या उसके पास भागी। तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। पवन बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन तुमने खुद को मुसीबत में क्यों डाला सौंदर्या? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? सौंदर्या ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ पवन। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया। पवन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वहां राजा राजकुमारी को ढूंढते हुए पहुंच गए। उन दोनों को देख लिया और उन्हें सब पता चला। राजा अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले, असंभव, राजकुमारी और लकड़हारे का बेटा? कभी नहीं, तुम मेरी पुत्री होकर ऐसा चुनाव नहीं कर सकती। राजकुमारी सौंदर्या बोली, पिताजी, मैंने पवन की जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर। अगर यह प्रेम आपको गलत लगता है तो फिर मैं भी गलत हूं और मैं अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। राजा कुछ देर चुप रहा। साधु ने कहा, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो उस पर कोई राज सिंहासन भारी नहीं। जिस प्रेम में दर्द सह कर भी साथ निभाने का वचन हो उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। राजा ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर मेरी बेटी उससे सच्चा प्रेम करती है तो मैं उस कैसे मना कर दूं? कैसे उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दूं? जिसमें मेरी बेटी की खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी सौंदर्या और पवन का विवाह हुआ। पवन ने राजकुमारी से कहा, मैं आज भी वही लकड़हारे का बेटा हूँ। चाहे मैं कितना भी बड़ा और मजबूत हो गया हूँ, मेरी जड़ें वही है, वही मिट्टी, वही जंगल और वही संघर्ष। राजकुमारी सौंदर्या बोली, और मैं आज भी वही लड़की हूँ, वही जिसने जंगल में तुमसे पहली बार मुलाकात की थी, वही जिसने तुम्हारे साहस और दयालुता को देखा और अपने दिल दे बैठी। समय बदल गया पर मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ खड़ी है। फिर पूरा राज्य गूंज उठा। राजकुमारी सौंदर्या और पवन की जय जयकार होने लगी। राजकुमारी सौंदर्या और पवन एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगे। आखिरकार दोनों के प्रेम की जीत हुई थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे
एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।